हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और उसके ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग से। क्या है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज देखा जाए तो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर ऐसे शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है जो कि पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक मार्केट है जहाँ पर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन ये मार्केट रूल्स रेगुलेशन वाली है। इस मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो होता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट ये क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। सो वी कैन से स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहां पर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट में इसको डिफाइन किया हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिसे इंडिविजुअल्स ने मिल करके बनाया है, जिसका पर्पस है जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी बाइंग, सेलिंग और डीलिंग में असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको आसानी से खरीदा बेचा जा सके। उनके खरीदने और बेचने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जा सके, उनको खरीदने और बेचने में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई फ्रॉड ना हो, उसकी कंट्रोलिंग की जा सके। सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, सो दैट वी कैन असिस्ट, रेगुलेट एंड कंट्रोल द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़। सो क्या था ये था हमारा स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल लैंग्वेज में फिर से क्या कहेंगे? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसी मार्केट, एक ऐसी ऑर्गेनाइज मार्केट जहां पर सेकंड हैंड सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके फंक्शंस। देखिए, फंक्शंस हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के। नंबर वन फंक्शन है इकोनॉमिक बैरोमीटर। देखिए, जो एक स्टॉक एक्सचेंज है वो एक रिलायबल बैरोमीटर माना जाता है देश का। मतलब एक देश की कंडीशन के बारे में, एक कंट्री की कंडीशन के बारे में हम इसी से अंदाज़ा लगाते हैं। सो वी कैन से इट इज़ ए रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। देखिए, देश में, कंट्री में कोई भी मेजर चेंजेस अगर आते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन शेयर्स के प्राइस पर पड़ता है। शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है कंट्री में तो ये इससे इंडिकेट होता है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस कंट्री में बूम पीरियड चल रहा है। और अगर शेयर का प्राइस लगातार घट रहा है तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई यहाँ पर रिसेशन साइकिल चल रहा है। सो स्टॉक एक्सचेंज को हम इकोनॉमी की पल्स बोलते हैं कि भाई इसी से हम इकोनॉमी को देख सकते हैं कि इकोनॉमी की कंडीशन किस तरीके की है। सो एक स्टॉक एक्सचेंज अगर अच्छे से काम करता है तो उस कंट्री के बारे में पता भी इसी से लग जाता है कि भाई इस देश की कंट्री में बूम पीरियड है, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर मंदी का दौर चल रहा है। In this sense, we can say that stock exchange is an economic barometer. Okay, next देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट। देखिए, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं या हम कह सकते हैं जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं, वो इस सेकेंडरी मार्केट में लगातार पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि देखो, सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करती है उनको एक ऐसी कंटिन्यूस मार्केट जो जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से सेकेंडरी मार्केट provides a continuous market to the listed securities so that investors enjoy liquidity to their investment। इसका मीनिंग और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं।
देखिए जो सेकेंडरी मार्केट मतलब हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ वही डील की जाती है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है स्टॉक एक्सचेंज में। तो ऐसी मार्केट है ये जिसके अंदर हमारा जो इन्वेस्टर है वो जब चाहे अपने शेयर्स को बेच सकता है, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। दे कुड सेल सिक्योरिटीज विद देम एंड बाय अनदर। जब उनका मन करेगा वो सिक्योरिटीज को बेच देंगे, उनका मन करेगा तो नई सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे। यानी इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट वो इस मार्केट में बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज उनको एक प्लेस प्रोवाइड करता है कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को लिक्विड फॉर्म में, मार्केटेबल फॉर्म में अपने इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर सके। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्टॉक एक्सचेंज का प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टॉक मार्केट हेल्प करती है, किस चीज़ में हेल्प करती है? सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को बनाने में। देखिए किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी चीज़ का प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस किस पर डिपेंड होता है? डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स पर। सो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस हो गया जहां पर सिक्योरिटीज़ के प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। जो सिक्योरिटीज़ हैं अगर वो प्रॉफिटेबल हैं, अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की सिक्योरिटीज़ है तो उनका प्राइस जो है हमेशा हाई वैल्यू किया जाता है, उनका प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। जो सिक्योरिटीज़ की वैल्यू है वो इन्वेस्टर के लिए भी यूज़फुल है, गवर्नमेंट के लिए भी यूज़फुल है, क्रेडिटर के लिए भी यूज़फुल है। भाई इन्वेस्टर के लिए क्यों यूज़फुल है वो? क्योंकि इन्वेस्टर को इससे पता चलता है कि उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। क्रेडिटर के लिए क्यों यूज़फुल है? क्योंकि इससे क्रेडिटर को पता चलता है कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में। गवर्नमेंट के लिए क्यों यूज़फुल है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या इम्पोज करना होता है? टैक्स उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर। सो स्टॉक एक्सचेंज में ही उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू का मेजरमेंट किया जाता है, वैल्यू का पता लगाया जाता है। बेसिकली अगर हम कहें तो यहीं पर डिटरमाइन होती है उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू। सो ए सिक्योरिटी इज इशूड इन द मार्केट एट ए प्राइस नोन एज द इशू प्राइस। जिस प्राइस पर हम सिक्योरिटी को इशू करेंगे इसको क्या बोलेंगे? इशू प्राइस। कुछ समय बाद ये जो सिक्योरिटीज़ है ये अपने हाई प्राइस पर पहुंच जाती है विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो सिक्योरिटी का प्राइस वहीं डिटरमाइन होता है और वहीं से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट और वी कैन से ट्रेंड। देखिए किसी को भी अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के आने से पहले की बात करें तो कोई भी पैसा बचाना नहीं चाहता था, पैसा लगाना नहीं चाहता था कहीं। क्यों? क्योंकि हार्डली लोग बाग ज़्यादा क्या करते थे तो रियल इस्टेट में पैसा लगाते थे, नहीं तो अपने घरों में पैसा दबा के छुपा के रख लिया करते थे। लेकिन जब से स्टॉक एक्सचेंज आया उसने लोगों के अंदर एक कल्चर डेवलप किया, एक ट्रेंड डेवलप किया कि भाई आप अपने पैसे को बचाओ और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाओ। स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे मीजर ले रहा है, वो एजुकेट कर रहा है। किसको एजुकेट कर रहा है? पब्लिक को एजुकेट कर रहा है कि भाई वो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाने, सिक्योरिटीज़ के बारे में जाने। तो इस तरीके से इनकरेज करता है किसको? लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। किसमें? सिक्योरिटीज़ में। कि भाई आप कंपनीज के शेयर परचेज कीजिए, नया इशू आया है तो उसको भी ले लीजिए, या अगर नया इशू आपने नहीं ले पाए तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जो पहले से ही सर्कुलेटेड होने वाले शेयर्स हैं उनको आप परचेज कर लीजिए। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है ताकि लोगों को यहाँ आने में डर ना लगे, इस मार्केट में जाने में डर ना लगे। एजुकेट करता है पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो लोगों के अंदर एक हैबिट डेवलप होती है इन्वेस्टमेंट करने की। सो इसी को हम बोल सकते हैं कि इक्विटी कल्चर लोगों में डेवलप करने का काम करता है। कौन? हमारा स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट फंक्शन है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ वही सिक्योरिटीज़ डील की जाती हैं, उन्हीं सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है जिनका ऑलरेडी, जिन कंपनियों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में। यानी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ही ट्रेड की जाएंगी स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज़ जो होती हैं कंपनियों का नाम,
बड़े अच्छे से उनकी वेरिफिकेशन करती है कि भाई कंपनी की जो पोजीशन है वो साउंड है या नहीं है, कहीं कंपनी कोई फ्रॉड करने के लिए तो नहीं आ रही है। The companies which are listed, they also have to operate within the strict rule and regulations। यानी जो भी इसमें रेगुलेट हुई हैं, जो भी यहाँ रजिस्टर्ड हुई हैं, उन सबको रूल्स और रेगुलेशन भी स्टॉक एक्सचेंज के फॉलो करने होते हैं। तो कंपनी साउंड भी है और रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करेगी। दिस इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इसी से क्या इंश्योर होता है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज में जो डील हो रही है वो सेफ है, यानी इन्वेस्टर को लगता है उसका पैसा सेफ है, ये मार्केट ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, यानी हम कह सकते हैं नंबर 5 पर कि भाई हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम करता है स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करता है कौन, हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है और बेची भी जाती है। यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस चलती रहती है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास जो शेयर हैं आप उनको बेच रहे हो, री इन्वेस्टमेंट मतलब आप फिर से किसी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हो। सो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है और ये जो री इन्वेस्टमेंट है ये हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है कि भाई आप मोस्ट प्रोडक्टिव जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं उनमें आप अपना पैसा लगाओ, और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो उस पैसे को बेच करके, सॉरी उस शेयर्स को बेच करके आप जिसके प्राइस हाई हो गया आप प्रॉफिट कमाओ, और उस प्रॉफिट को आप फिर लगाओ, उस पैसे को आप लगाओ अपने कैपिटल प्रोजेक्ट्स में। इससे क्या होगा, देश में कैपिटल फॉर्मेशन होगा और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। सो स्टॉक एक्सचेंज कंट्रीब्यूट्स करता है टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट फंक्शन है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखिए स्पेकुलेशन का मतलब होता है ऐसा बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जिनमें रिस्क होता है। सो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हेल्दी स्कोप प्रोवाइड करता है स्पेकुलेशन के लिए और अर्निंग के लिए। कहने का मतलब ये है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज लोगों को, इन्वेस्टर्स को एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पर वो रिस्क उठा करके और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स हेल्दी स्कोप फॉर स्पेकुलेशन एंड अर्निंग। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है, देखिए इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक रीजनेबल डिग्री होती है वहाँ पर रिस्क की। ए रीजनेबल डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नीडेड टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन सिक्योरिटी। शेयर का प्राइस कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो लोगों को लगेगा हाँ उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है, वो सेफ है, और इस तरीके से वो रिस्क भी उठाएंगे और धीरे धीरे उनका जो सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए पुराने ज़माने में जो शेयर खरीदे जाते थे वो खरीदे जाते थे फिजिकल वे में, यानी फिजिकल फॉर्म में हम शेयर्स को परचेज करते थे। हमारी जो ट्रेडिंग होती थी वो भी कुछ अलग होती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या किया जाता है, शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। सो ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ कैरिड आउट थ्रू ऑनलाइन, यानी अब ऑनलाइन काम होता है स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ओके। यानी अब हम सेल करेंगे या बाय करेंगे किसको, सिक्योरिटीज़ को। ये कैसे होगा, ये कंप्यूटर टर्मिनल्स के द्वारा होगा जिनमें इंटरनेट लगा होगा, यानी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आज के टाइम में क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कंप्यूटर के माध्यम से ही, डिजिटल मीडियम से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, डीलिंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग। यानी प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन ट्रेडिंग ही की जाती है शेयर्स की। अब जो शेयर्स हैं, पुराने ज़माने में जब हम फिज़िकल फॉर्म में इनको खरीदते थे तो ये फिज़िकल फॉर्म में ही रखे जाते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इनको कैसे रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा, डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा। जब ये फिज़िकल फॉर्म में हुआ करते थे तो एक शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था कि भाई हमारे पास इस कंपनी के शेयर की ऑनरशिप है, ये प्रूफ होता था ऑनरशिप का। प्रेजेंट टाइम में क्या होता है,
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखे जाते हैं। कहाँ पर रखे जाते हैं? डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। इसी को हम डीमेटलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं अपने शेयर्स की। सो इस तरीके से ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है और T+2 पैटर्न के बेस पर सेटलमेंट किया जाता है। अब ये T+2 पैटर्न क्या है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब सिक्योरिटीज खरीद ली आपने या बेच दी आपने, तो जिस दिन आपका ये ट्रेड हुआ है उस दिन से 2 दिन के अंदर अंदर, यानी टुडे प्लस टुडे, आज का दिन और अगले आने वाले 2 दिन के बीच में हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल हो जानी चाहिए। इसी को बोलते हैं T+2 पैटर्न। सो एट प्रेजेंट T+2 पैटर्न इज followed, which means settlement is made within 2 days from the date of transaction। यानी 2 दिन के अंदर अंदर अब ट्रांजैक्शन को जो है वो सेटल कर दिया जाएगा, पेमेंट वगैरह हो जाएंगी, शेयर ट्रांसफर हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा विद इन 2 days। दिस सिस्टम ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड रोलिंग सेटलमेंट। चलिए अब देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स के, और परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज के क्या स्टेप्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। देखिए, सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेलिंग और बाइंग सिक्योरिटीज की सिर्फ किसके द्वारा की जाएगी? कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। सेबी के अंदर जो रजिस्टर्ड होगा ब्रोकर, वही शेयर को खरीदवा या सिक्योरिटीज को खरीदवा और बिकवा सकता है, और वो ब्रोकर जो होगा वो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर भी होना चाहिए। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर, हमारा जो ब्रोकर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और पार्टनरशिप फर्म या कॉर्पोरेट बॉडीज भी हो सकती है। सो पहला स्टेप क्या है कि आपको क्या करना है? एक ब्रोकर को सेलेक्ट करना है जो आपके बिहाफ पर क्या करेगा? आपके बिहाफ पर वो सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करेगा। अब जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे उससे पहले आपको कुछ डिटेल भी उसको देनी होगी, अपना पैन नंबर, यानी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर टू रजिस्टर्ड ब्रोकर इन्वेस्टर हैज टू प्रोवाइड अदर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। अब ये डिटेल्स क्या क्या होंगी? पैन नंबर, डीओबी, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन या रेजिडेंशियल स्टेटस भी उसको बताना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई उसका कहाँ पर अकाउंट है, डीमैट अकाउंट, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर जो उसके साथ, जो जिसने उसके साथ रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करवाया, अगर करवाया है कोई और ब्रोकर भी उसने सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ब्रोकर को देनी पड़ेगी। अगर आपने पहले से डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, वैसे तो ये खुलता नहीं है डीपी के बिना, बिना किसी ब्रोकर के, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपने एक ब्रोकर को सिलेक्ट किया, ब्रोकर को ये सारी जानकारी दे दो और वो क्या करेगा? अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएगा। किसके पास खुलवाएगा? डिपॉजिटरी के पास, अगर आपने अभी तक खुलवाया नहीं था तो। अगर आप पहले से ही हो तो आप ब्रोकर को सिलेक्ट करो और उसके बाद अपना ऑर्डर उसको दे दो। खैर, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कि हम बिल्कुल नए हैं मार्केट में, हमें कोई चीज़ पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ब्रोकर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ब्रोकर को सेलेक्ट कर लिया, उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, अब वो हमारा अकाउंट खुलवा देगा। यानी अब क्या होगा? नंबर 2, ओपन ए डीमैट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर आप सीधे बैंक में गए हो तो बैंक सीधा ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। अगर आपने अलग से कोई ब्रोकर सेलेक्ट किया है तो अब वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से डिपॉजिटरी के पास, आपको बताया था NSDL या CDSL, ये दो क्या थे हमारे? ये दो हमारे थे डिपॉजिटरी। तो इनके पास आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। इसको हम बेनिफिशियरी अकाउंट भी या बेनिफिशियल अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको डीलिंग करनी है सिक्योरिटीज में तो आपका ये अकाउंट जरूर ओपन होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या होगा?
नेक्स्ट होगा हमारा प्लेसिंग ऑर्डर फॉर परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज विद द ब्रोकर, यानी आपने ब्रोकर को सेलेक्ट कर लिया और ब्रोकर ने अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प से आपका डिपॉजिटरी के पास डीमैट अकाउंट भी ओपन करा दिया। अब आप क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे। सो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो गया, अब इन्वेस्टर क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। द ऑर्डर कैन बी प्लेस टू द ब्रोकर, वो ब्रोकर को ऑर्डर देगा, ठीक है, या तो पर्सनली उसके पास जाकर के ऑर्डर देगा कि भैया मुझे ये शेयर खरीदने हैं, या फिर वो फोन या ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर दे सकता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि इन्वेस्टर को जो ऑर्डर वो प्लेस कर रहा है उसमें क्लियरली स्पेसिफाई करनी चाहिए कि भाई किस रेंज के उसको शेयर चाहिए, किस प्राइस रेंज के उसको शेयर चाहिए या सिक्योरिटीज़ चाहिए, या उसे किस प्राइस रेंज पर सिक्योरिटीज़ को बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, बाई 1000 इक्विटी शेयर ऑफ टाटा लिमिटेड फॉर नॉट मोर देन 500 पर शेयर। इसका मतलब हमने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है नंबर ऑफ शेयर और किस प्राइस पर हमें शेयर खरीदने या बेचने हैं उसको, ठीक है जी। तो जैसे ही हमने क्या किया, हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया, अब हमने अपने ब्रोकर को क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर प्लेस करते ही हमारा जो ब्रोकर है वो काम में लग जाएगा और वो क्या करेगा, वो ऑनलाइन जाएगा और कनेक्ट करेगा टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज, यानी मेन जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके साथ वो कनेक्ट करेगा और मैच करेगा उन शेयर्स को जो कि आपने बताया है कि आपको खरीदने, और जो प्राइस आपके लिए अवेलेबल है या जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा आपके लिए, उस प्राइस को वो सर्च करेगा। और देन फिर क्या होगा, आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा जाएगा। व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड एट द प्राइस मेंशन, यानी जो प्राइस आपने बताया था उसी पर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। अब शेयर्स तो वो क्या करेगा, अगर उसने ये डिटरमाइन कर लिया, ये देख लिया कि हाँ भाई इसी प्राइस पर अवेलेबल है शेयर, तो वो अब क्या करेगा, वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है। इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब उसको आपके शेयर जो आपने बताया था इस स्पेसिफिकेशन के शेयर चाहिए, इतने इतने चाहिए थे, तो वो सारा सिस्टम उसने देखने के बाद, सब कंपैरिजन करने के बाद, अब उसने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा दिया। अब ब्रोकर आपको क्या करेगा, इशू करेगा एक ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप कि भाई हाँ मैंने इस प्राइस पर ये काम करवा दिया है। वो आपको डिजिटली भी ये भेज सकता है। तो आपका ऑर्डर उसने क्या किया, एग्जीक्यूट करा दिया, ऑर्डर एग्जीक्यूट करा दिया। तो अब क्या होगा, अब एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनवाया जाएगा। जब ट्रेड हो जाएगा यानी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो ब्रोकर होगा वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में लिखा रहेगा कि जो शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं उनकी पूरी डिटेल लिखी रहेगी, प्राइस लिखा रहेगा, टाइम और डील वगैरह सब लिखा रहेगा, उसके ब्रोकरेज चार्जेस कितना है वो भी इसके अंदर लिखा रहेगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ये नोट काम आता है। ये एक यूनिक ऑर्डर है और इस पर एक कोड भी जनरेट किया जाता है, यानी इस पर एक ट्रांजैक्शन नंबर लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक ऑर्डर कोड, ठीक है। और ये हम हर एक ट्रांजैक्शन को, यानी जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है उसी में ये नंबर जो है वो असाइन किया जाता है। कौन असाइन करता है इसको, स्टॉक एक्सचेंज। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसी के ऊपर इसको हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए ये डिलीवरी कर दी उसने अब कॉन्ट्रैक्ट नोट की, किसको डिलीवरी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट नोट की उसने इन्वेस्टर को। अब इसमें क्या क्या लिखा था आपको बताया, ब्रोकरेज वगैरह सब इसके अंदर मेंशन होगी। अब होगा क्या, अब इफेक्टिंग चेंजेस होंगे किसमें, डीमैट अकाउंट में। देखिए भाई सारा काम उसने कर दिया, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट भी उसने करवा दिया, बनवा दिया। अब शेयर की डिलीवरी होगी, यानी शेयर आपके अकाउंट में आएंगे, या अगर आप बेच रहे हो तो आपके अकाउंट से, आपके डीमैट अकाउंट से शेयर जाएंगे, और फाइनल पेमेंट वगैरह अगर नहीं हुई है तो अब की जाएगी।
यानी अब जो इन्वेस्टर है वो शेयर्स की डिलीवरी करवाएगा, या तो आपके शेयर बिकवाएगा या आपके अकाउंट में शेयर डलवाएगा। ठीक है, अगर कैश वगैरह पेमेंट नहीं हुई है तो वो भी करवाएगा। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग दी कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको दे दिया तो तुरंत ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अब जिस दिन पेमेंट होगी, हो सकता है डिलीवरी पहले हो जाए पेमेंट बाद में हो, या हो सकता है दोनों सेम टाइम पर हो। तो जिस दिन भी ये काम होगा, जिस दिन भी पेमेंट की जाएगी या डिलीवरी की जाएगी शेयर की, उस दिन को हम बोलते हैं पे इन डे। तो आपके डीमैट अकाउंट में चेंजेस करा दिए, यानी या तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए और अगर आपको बेचने थे तो वो आपके अकाउंट से चले गए। और साथ ही साथ क्या करवाएगा ब्रोकर, अगर आपके अकाउंट से शेयर गए हैं तो आपको पेमेंट दिलवाएगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी, और अगर आपने शेयर्स को खरीदा है तो आपके अकाउंट से पेमेंट जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे स्टेप्स थे। किस चीज़ के स्टेप थे? ट्रेडिंग प्रोसीजर के। किसमें? एक स्टॉक एक्सचेंज में। होप आपको इतनी चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।